नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी स्टडी जब दयाराम साहनी से शुरू होते हुए कनिंघम तक आई, कनिंघम से होते हुए टी.एच. मार्शल तक आई एवं वो जो है अभी तक उसकी स्टडी होते रही है। दोस्तों, हम लोग को ये भी पता है कि वहाँ पे जो सारी भी चीज़ें हैं वो लिखे हुए चीज़ें जो स्क्रिप्ट है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी पूरी की पूरी हड़प्पन कल्चर की स्टडी हो, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी हो, वो जो है जो वहाँ से पाए गए साक्ष्य हैं, जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है उस पर किया गया है। तो आज हम लोग समझते हैं कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थे उसकी क्या विशेषता थी एवं वो कहाँ से लाए जाते थे, एवं साथ में ये भी समझेंगे कि उस समय यहाँ का जो रिलेशन था, ट्रेड था, वो वर्ल्ड के अनदर कंट्रीज जैसे मेसोपोटामिया, ओमान के साथ कैसा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्राफ्ट एंड इट्स स्टडीज सिग्निफिकेंस। दोस्तों, हम लोग ये पता है कि जो क्राफ्ट है वो क्या होता है। क्राफ्ट जैसे बचपन के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हैंडी क्राफ्ट बनाते थे एवं अपने हाथों से बनाकर अपने टीचर्स को कुछ गिफ्ट करते थे, कुछ देते थे। तो क्राफ्ट का मतलब होता है कुछ नया क्रिएशन, कुछ नया बनाना। तो उसी तरह से जो लोग बनाते हैं उन्हें हम लोग शिल्पकार कहते हैं। जैसे कॉमन सी बात हम लोग देखते हैं कि सोनार, लोहार, बढ़ई, ये लोग जो होते हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं शिल्पकार होते हैं। तो crafts are man-made objects which are either used in daily life or any specific occasion। ये या तो डेली यूज किया जा सकता है या किसी खास ओकेजन पे यूज किया जाता था। दोस्तों, इट इज बिग सोर्स ऑफ फाइंडिंग और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, कल्चर एंड फॉरेन रिलेशंस एंड ट्रेड। तो आखिर इन क्राफ्ट से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कई सारे क्राफ्ट्स आपको दिख रहे हैं जिसमें पॉट्स जो हैं वो मेनली दिख रहे हैं। दोस्तों, इन पॉट्स को देखने से ये पता चलता है कि इसके ऊपर जो कलमकारी की हुई है, जो नक्काशी की हुई है, वो कितनी बेस्ट क्वालिटी की है, जो अभी तक क्या है पूरी तरह से सेफ है। यानी कि समझ सकते हैं कि उस समय हड़प्पा के जो लोग होंगे वो कितने स्किल्ड होंगे, कितने डेवलप्ड होंगे। उनकी साथ में चूंकि ये हाई क्वालिटी की लग रही है, ये जितने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको क्राफ्ट जो दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजशाही घराने से इसका संबंध होगा। तो इससे हमें वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। तो इट इज ए बिग सोर्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमी, कल्चर एंड फॉरेन ट्रेड एंड रिलेशंस। तो इन सारी बातों का हमें क्राफ्ट से पता चलता है। इट ऑल्सो इंडिकेट इंडस सिविलाइजेशन कनेक्शन विथ अब्रॉड कंट्रीज। यानी इससे साथ ही में हम लोग का एक जो दूसरे कंट्रीज के साथ उस समय जो रिलेशन था उसको भी समझने में, उसको भी जानने में हमें मदद मिलती है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वेर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि अनेक सारी चीज़ें जो है वो किसी भी क्राफ्ट को बनाने के लिए इनिशियली यूज की जाती है रॉ मटेरियल्स के रूप में। वाइल सम क्ले वेयर लोकली अवेलेबल, जैसे कुछ जो क्ले थे वो तो आसानी से नज़दीकी एरिया में मिल जाते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे टिम्बर, मेटल और भी पत्थर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोकली अवेलेबल नहीं थे, वो बाहर की दुनिया से मंगवाए जाते थे। हम लोग देखेंगे कि कैसे उस समय ट्रेड जो होता था वो राजस्थान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ और ओमान के साथ होता था। दोस्तों, तो उनके जो ट्रेड होते थे आखिर वो किस माध्यम से होते थे। तो उस समय खुदाई के दौरान जो वहाँ के टेरिकोटाज मिले हैं जिसमें बुलॉक्स कार्ड्स का चित्रण किया हुआ है, बुलो कार्ट मिला है, उससे देखने पता चलता है कि शायद उस समय लोग जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते होंगे एवं खुद आने जाने के लिए भी यूज करते होंगे। एवं साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट इस तथ्य तक भी पहुंच पाए हैं कि शायद लोग अरबियन सी का यूज करते होंगे, सी रूट का यूज करते होंगे। जैसे आप यहाँ पे मैप पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा हड़प्पन कल्चर यहाँ है, इसके साथ साथ मगन, दिलमन और मेसोपोटामियम जिसके साथ जो है उस समय ट्रेड होता था। दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो मगन क्या है, तो मगन जो है आज की ओमान को कहा जाता है, एवं दिलमन क्या है तो आज की बहरीन को कहा जाता है। मेसोपोटामिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लोग क्या करते होंगे, यहाँ से होते हुए वो अरेबियन सी का यूज करके वो क्या करते होंगे, अपने कंट्रीज जाते होंगे और यहाँ से अपना ट्रेड करते होंगे विभिन्न कल्चर्स के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में। तो अब हम लोग देखते हैं कि मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड, मतलब मटेरियल्स कहाँ कहाँ से लाए जाते थे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द हड़प्पा प्रोक्योर्ड अबाउट
मटेरियल फॉर क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, मतलब उनका जो अपना मटेरियल्स लाए जाते थे वो काफ़ी तरीकों से, काफ़ी जगहों से लाए जाते थे। जैसे आप अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स वेर ब्राउट फ्रॉम बालाकोट एंड नागेश्वर। अगर मैं आपको सेल्स की फिगर दिखाऊं तो ये है सेल्स। आपने तो इसका सुना ही होगा, इसे देखा ही होगा। जैसे हम लोग अगर शंख शंख की बात करें तो शंख भी इन्हीं में से एक होता है। तो ये जो सेल्स है वो मेनली कहाँ से लाया जाता था, तो सेल्स जो है वो बालाकोट और नागेश्वर से लाया जाता था दोस्तों। इसके साथ साथ एक लापिस लाजुली, एक अच्छा बहुत सुंदर पत्थर जो है ब्लू कलर का, वो कहाँ से लाया जाता था, तो वो सातगाई अफगानिस्तान से लाया जाता था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लापिस लाजुली जो पत्थर है वो कितनी सुंदर अपने आप में दिख रही है दोस्तों। तो इसका यूज जो है उस समय अनेक सारे हार बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में और घरों को सजाने के लिए बड़े बड़े यूज किए जाते थे दोस्तों। इसके साथ 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 जो कार्नेलियन पत्थर था, जो रेडिश ऑरेंज प्रीशियस स्टोन है, वो कहाँ से लाया जाता था, तो वो लोथल गुजरात से लाया जाता था दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्नेलियन पत्थर जो है वो कितने सुंदर लगते हैं, उनकी अपनी कितनी सुंदरता है। तो ये सारे पत्थर जो है वो काफ़ी महंगे दिख रहे हैं, इन्हें हम सस्ता तो नहीं कह सकते। इसके साथ साथ जो स्टीएटाइट है वो कहाँ से लाया जाता था, वो राजस्थान और गुजरात से लाया जाता था। ये जो है स्टीएटाइट जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है, स्टीएटाइट पत्थर है, जिसका यूज भी है बहुत अधिक मात्रा में उस समय किया जाता था। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि उस समय मेनली जो ट्रेड था वो कहाँ से, राजस्थान और गुजरात से था। इसके साथ साथ उस समय के लोग जो कॉपर की जहाँ पे डिपेंडेंट थे, ये मेनली दो जगह डिपेंडेंट थे। अगर आसपास के एरिया में कहें तो वो राजस्थान के खेतरी पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अगर ब्रॉड कंट्री के साथ, आउटर कंट्री के साथ बात करें तो उसकी बात हम लोग आगे करते हैं दोस्तों। इसके साथ देखते हैं जो गोल्ड है, गोल्ड वो लोग को कहाँ से मिलता था, तो गोल्ड जो है वो साउथ इंडिया से मिलता था, यानी कर्नाटक था दोस्तों। तो इससे देखते हैं कि ये जितनी सारी चीज़ें थी, आखिर वो उसका इंपोर्ट हो या उसको एक्सपोर्ट हो, इससे फाइनली होता क्या था, तो इससे इससे लोगों की लोकल कम्युनिकेशन डेवलप होती थी, लोकल कम्युनिटीज डेवलप होती थी। हम यहाँ से जहाँ से ट्रेड किए कर रहे हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें लाएंगे, और वहाँ से कुछ चीज़ें अपने पास लाएंगे, या यहाँ से कुछ चीज़ें उनके पास ले जाएंगे। मतलब इससे लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिकेशन डेवलप होगा, जिससे लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ पाएंगे दोस्तों। इसके साथ साथ देखते हैं कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, यानी हम लोग देखते हैं कि उस समय जो है खासकर इंडिया का कनेक्शन ओमान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा था। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेशन दैट कॉपर वेयर ऑल्सो ब्रॉट फ्रॉम ओमान ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैप में आपको दिखाए थे, जो मगन का एरिया है वो मेनली क्या है, वो ओमान का एरिया दोस्तों। तो उस समय ओमान से जो है इंडिया का जो कॉपर को लेकर ट्रेड था वो काफ़ी डेवलप था। एवं इसके सबसे बड़े प्रूफ क्या है कि वो ओमान से कॉपर लाए जाते थे, तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो ये है कि ओमानी कॉपर में जो है वहाँ निकेल की मात्रा होती थी, एवं हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो कॉपर मिली है उसमें भी निकेल की मात्रा है दोस्तों। तो ये जो कॉमन निकेल है वो इंडियन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉपर में एवं ओमानी कॉपर में ये दोनों मिलती है, यानी कि बता सकते हैं कि उस समय ओमान से इनका जो है संबंध अच्छा होगा, उस समय ओमान से इसका ट्रेड होता होगा। फिर इसके साथ साथ ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल्स, ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड इन ओमानी स्टेट। मतलब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो जार है, जो एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, ये जार जो है वो कहाँ मिलती है, वो ओमान में मिलती है। लेकिन मेनली इसे बनाया कहाँ गया था, ये हड़प्पन कल्चर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनाया गया था। इसके चारों ओर मिट्टी का कोटेशन किया हुआ था ताकि पानी ठंडा रहे, या जो जिसके लिए यूज किया जाता हो उसके लिए वो अच्छे से सेफ रहे। इसके लिए जो है इसमें ब्लैक क्ले का यूज किया गया था दोस्तों। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डोंट नो द एग्जैक्ट यूज ऑफ इट। हम लोग अंदाज़ा तो लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली प्रूफ के साथ नहीं कर सकते हैं कि कौन से बर्तन में किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था, बट द थिंक दिस माइट बी एक्सटेंड फॉर ओमानी कॉपर। लेकिन वो इस बात पर टिके हुए हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद हड़प्पन कल्चर से जो जार ले जाई गई होगी वहाँ पर, वो किस लिए, क्योंकि वहाँ से जो लोग ओमानी कॉपर लाते हैं उसके बदले में इसे लोग उन्हें दिए होंगे। तो ओमानी कॉपर ऑल्सो फाउंड इन मेसोपोटामिया साइटेड वेयर
टेक्सटेड एंड मगन। तो ये जो है ओमानी कॉपर जो है वो मेसोपोटामियम कल्चर में भी मिलता है, यानी ओमानी कॉपर में जो निकल के जो साक्ष्य हैं वो मेसोपोटामियम कॉपर में भी मिलते हैं। अनदर आर्कियोलॉजिकल फाउंड्स आर हप्पन सील्स, वेट्स, डिस्क एंड बिट्स। मतलब इसके साथ साथ अभी तो मैंने सिर्फ कॉपर की बात की, कॉपर के साथ साथ और कई सारी चीज़ें जैसे सील्स भी हमें एक दूसरे में कॉमन मिलती है, वेट्स, डिस्क और बिट्स यानी मनके, ज्वेलर्स, ये सारी भी चीज़ें कई सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में कॉमन मिलती है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ उसे मेसोपोटामियम कल्चर में एवं ओमानी कल्चर में भी पाया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विथ रीजन नेम्ड दिलमन, प्रोबेबली बहरेन, मगन, ओमान एंड मेलुहा, प्रोबेबली हर्पन साइट्स, प्रोबेबली बाई सी। मतलब ये कहा गया है यहाँ पर कि जो मेसोपोटामियम कल्चर था उसमें मेनली 3 बड़े बड़े शहरों का उस समय 3 बड़े बड़े सिविलाइजेशन का उसमें टेक्स्ट मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौन सा था, वो दिलमन एक आता है जिसे आज हम लोग बहरेन के नाम से जानते हैं, दूसरा मगन है जिसे हम लोग ओमान के नाम से जानते हैं, तीसरा मेलुहा है जिसे हम लोग हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं। मेलुहा के संदर्भ में जो है वो प्रोबेबली आर्कियोलॉजिस्ट ये लगाते हैं अंदाजा ये शायद हड़प्पन कल्चर के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि मेलुहा का जो एरिया है वो मेनली उसमें है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि इसमें भी मेलुहा जो है वो इसी एरिया में हड़प्पन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में क्या किया है, दर्शाया गया है दोस्तों। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि उस समय जो ट्रेड था, उस समय जो एक दूसरे का रिलेशन था वो कितना अच्छा था, चाहे वो मेसोपोटामिया के साथ हो, चाहे बहरीन के साथ हो, चाहे मगन के साथ हो। तो इससे देखते हैं दे मेंशन फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा, मतलब वो चाहे ओमान के लोग हों, ओमानी कल्चर हो या मेसोपोटामियम कल्चर हो, वो मेनली क्या बताते हैं कि हमें जो मेलुहा है, हड़प्पन कल्चर है, वहाँ से मेनली क्या आता था, तो वहाँ से कार्नेलियन पत्थर आता था, वहाँ से लैपिस लेजुली आता था, वहाँ पर आता था, वहाँ से गोल्ड आता था एवं वेराइटी ऑफ वुड्स आता था। इनके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर मेलुहा एज ए लैंड ऑफ सीफेयर्स। तो मेसोपोटामियन ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जो है वो मेलुहा को सी फेयर्स यानी मेल्लाह के नाम से बोलते हैं। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है, मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है उसमें मेलुहा का नाम आता है, जिसमें वो मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेयर्स यानी मल्लाहों का नगर कहते हैं, मल्लाहों का ज़मीन कहते हैं। मल्लाह किसको बोलते हैं दोस्तों, तो मल्लाह वे लोग होते हैं जो समुद्र के किनारे रहकर समुद्र से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, उससे मछलियाँ निकालते हैं। तो इसके बाद देखते हैं वी ऑल्सो फाइंड डिपिक्शन ऑफ सी एंड बोट्स ऑन सेल्स। मतलब इसके साथ साथ क्या है कि सीप के भी कई सारे शिप मिलते हैं, कई सारे बोट्स मिलते हैं जिसका फिगर मिलते हैं, जिसका डिपिक्शन मतलब वो कहाँ छपाई किए हुए रहते हैं, वो पत्थरों पर छपाई किए हुए रहते हैं। यानी ये इसलिए यहाँ पे पॉइंट बताई जा रही है क्योंकि इसमें ये बात मिलता है कि अगर वैसे छपाई की जा रही है मतलब उस समय लोग बोट से परिचित थे एवं उस समय लोग सी रूट के माध्यम से जाते थे, सी रूट के माध्यम से ट्रेड करते थे। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।